हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में ये जानेंगे कि आरबीआई कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है और कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के उसके तत्व है। इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपके मन में उठने वाली शंका का मैं जवाब दे देता हूँ। आप में से अत्यधिक लोग यानी कि अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि जब देश में इतनी गरीबी है, इतनी पॉवर्टी है, तो क्यों ना आरबीआई ज़्यादा नोट छापकर गरीबी को दूर कर दे। तो इसका जवाब ये होता है, सभी ये जानते हैं कि आरबीआई नोट्स को इशूइंग करता है यानी कि नोट छापता है, तो वो ज़्यादा भी तो छाप सकता है। क्यों? उसके पास एक टाइम डेमिनेशन होता है कि इस समय में इतनी ही नोट छापने हैं। तो इसका जवाब यही होता है कि आरबीआई को महंगाई को कंट्रोल करना होता है, ना कि महंगाई को बढ़ाना होता है। ऐसा ही किया था वेनेजुएला ने। वेनेजुएला नाम का एक देश है दक्षिण अफ्रीका, उसमें दक्षिण अमेरिका में। तो उस देश ने भी ऐसा ही किया था। वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ की सरकार ने सोचा कि क्यों ना ज़्यादा नोट छापा जाए। तो ज़्यादा नोट छापा उन्होंने, वैसे ही महंगाई अत्यधिक बढ़ गई। और वहाँ पर आज आप एक ब्रेड लेने जाएंगे तो आपको एक नोटों की गिड्डी चाहिए, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए आप लेके जाएंगे तो आपको एक ब्रेड का पैकेट मिलेगा। इतनी ज़्यादा वहाँ पर महंगाई है, इसलिए ये गलती आरबीआई कभी भी नहीं कर सकता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब हम इसके मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं कि आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है। देखिए, आरबीआई का काम तो होता ही है नोट छापना। सबसे मुख्य कार्य होता है इशूइंग नोट्स। 1 रुपए और जितने भी सिक्के हैं इनको छोड़कर ये सब 1 रुपए और सिक्के ये भारत सरकार जारी करते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा। बाकी जितने नोट्स हैं, 200 के, 300 के, 500 के, जितने भी आपके पास नोट्स हैं 2000 के, ये सब आरबीआई जारी करता है। इनका जारी करने का अधिकार केवल आरबीआई को है। वैसे आरबीआई की स्थापना मैं आपको बता देता हूँ कब हुई। फैक्ट्स है, 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी एक अधिनियम के द्वारा। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 1949 में। अब इसकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी से आरबीआई अपनी महंगाई को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करता है। तो देखिए, आरबीआई मॉनेटरी के बहुत से तत्व होते हैं। इनको दो प्रकार में बांटा जाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इनके अंतर्गत भी बहुत से तत्व आते हैं। ये आपने पढ़े होंगे कि क्वांटिटेटिव में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एलएलआर, रिपर्चेजिंग ऑप्शन जितने भी हैं आपके, पीएसएफ और बैंक रेट, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। उसमें जो क्वालिटेटिव है उसमें आपके आ जाते हैं ओपन मार्क वो ये सॉरी उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, मॉरल सिचुएशन आ जाते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं उसमें। अब हम सबसे पहले अगर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनके बारे में बात करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले रेपो रेट हम देख लेते हैं। देखिए, रेपो रेट एक शॉर्ट टाइम लोन होता है जिस पर इंटरेस्ट लेता है आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से। आपको ये चीज़ समझनी है। मान लीजिए कि ए नाम का एक कॉमर्शियल बैंक है और यहाँ पर आरबीआई है, ये आरबीआई है, और ये ए नाम का कोई भी बैंक है। कोई भी आप बैंक मान लीजिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन ये कॉमर्शियल बैंक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये कॉमर्शियल बैंक है, इसका संबंध सीधा जनता से होता है। ये जनता को लोन देता है और जनता से डिपॉजिट भी ये जमा करवाता है। तो अब क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसे की कमी होती है तो वो क्या करते हैं, उनके उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो आरबीआई के पास जाएं, क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक होता है और ये अपने से जो छोटे बैंक है कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है। तो आरबीआई के पास ये जाते हैं और कहते हैं कि हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत है, आप हमें थोड़ा भुगतान कर दीजिए। तो आरबीआई कहता है चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में पैसे देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तुमसे थोड़ा इंटरेस्ट लूँगा और उस इंटरेस्ट का जो परसेंट है वो मैं अपनी तरफ से रखूँगा। यानी कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से एक परसेंट रखता है कि मैं तुम्हें 5% पे लोन दूंगा। तो जो वो 5% है वो ही रेपो रेट हो गया। लेकिन याद रखना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि थोड़ी कम समय के लिए होता है। लगभग 90 दिन के लिए ये लेता है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से। अब एक एग्जांपल से और समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आप एक घरेलू एग्जाम ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं,
आपके पिताजी को मैं आरबीआई समझ के यहाँ पे मान रहा हूँ, आरबीआई ये आपके पिताजी हैं, वैसे समझ ली। और ये कमर्शियल बैंक है जो कि आप खुद हैं, ये नाम है आपका। आप अपने पापा से थोड़े पैसे उधार लेते हैं और आपके पास पापा आपको पैसे उधार भी दे देते हैं, लेकिन आपको कहते हैं कि बेटा मुझे इससे अतिरिक्त पैसे चाहिए, मुझे थोड़ा सा ब्याज भी चाहिए इस पर पैसे पे। तो आप कहते हैं चलो ठीक है बाबा जी, मैं आपको थोड़ा ब्याज दे देता हूँ। तो ऐसे ही आरबीआई और कमर्शियल बैंक दोनों का ये रिश्ता होता है कि वो भी एक दूसरे से लोन लेते हैं। अब अगर बैंक रेट की बात की जाए तो बैंक रेट भी सेम यही पोर्शन है, लेकिन फर्क ये होता है कि बैंक रेट जो होता है, जो बैंक रेट होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए लिया जाता है। अगर कोई भी बैंक 3 महीने से अधिक लोन लेता है, 90 दिन से अधिक लेता है, सामने तो इतना तो लोन लेता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा समय के लिए कोई भी बैंक लोन नहीं लेता, लेकिन फिर भी लेता है तो उसे बैंक रेट कहा जाता है। तो बैंक रेट और रेपो रेट में अगर अभी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इन सभी के बाद में ये सब आपको बताने के बाद में मैं आपके लिए एक छोटे से क्वेश्चन रखूंगा जिससे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। अब आपको मैं रिवर्स रेपो रेट बता देता हूँ। रेपो रेट आपने समझ लिया, रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल इसके विपरीत है, यानी कि बिल्कुल इसके अपोजिट। अब क्या होता है कि अब आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से पैसे लेता है। अब आप कहोगे कि आरबीआई को क्या पैसों की जरूरत है कि वो कॉमर्शियल बैंकों से लेगा? जरूरत नहीं है, उसे महंगाई को कंट्रोल करना है। उसको महंगाई को कंट्रोल करना है तो ये सब कार्य सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। जैसे आपके पिताजी ये चाहते हो कि आपके पास पैसे ना रहे, इसलिए वो भी कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं। ऐसे ही आरबीआई एक तरीका अपनाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसके द्वारा महंगाई को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को पैसे देते हैं और उस पर जो आरबीआई इंटरेस्ट देता है इनको, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और इसकी वैल्यू भी आरबीआई ही निर्धारित करता है। इसलिए दोनों की वैल्यू आरबीआई निर्धारित करता है कि हम इतने परसेंट पर आपसे लोन ले रहे हैं, और जब रेपो रेट देता है तो भी आरबीआई ही निर्धारित करता है कि इतने प्रतिशत पर हम आपको लोन दे रहे हैं। इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट समझ में आ गई होंगी, आई होप। अब हम सीआरआर और एसएलआर के बारे में बात करते हैं कि सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। सीआरआर की फुल फॉर्म आती है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि वह एक मनी का वह हिस्सा जो कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। रिजर्व से ध्यान रखना, एक मिनट, ये वह हिस्सा है जो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है कमर्शियल बैंकों को। रिजर्व से इसके अंतर्गत ये आता है कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व से याद रखना है आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। तो ये जमा क्यों करना पड़ता है? क्या ऐसी परेशानी है कि जो आरबीआई ये जमा करवाता है? तो इससे क्या होता है कि इससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए हैं, तो उस 1000 रुपये में से आरबीआई ये कह देता है कि इसका 5% तुम मेरे पास जमा कर दो सीआरआर के रूप में, और बाकी का जो 95% है वो जनता में बांट दो। तो ये सीआरआर होता है, इससे भी महंगाई कंट्रोल होती है। ये एक टूल्स है महंगाई को कंट्रोल करने का। अब एसएलआर की बात आती है तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिकता तरलता अनुपात, ये कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। अब आप कहोगे कि कॉमर्शियल बैंकों के अपने पास रखना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसके पास तो पैसे रहते ही हैं, वो लोन दे सकता है उसी से भी। लेकिन इसमें ये फर्क है कि जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास वो पैसा रखेंगे उसको वो लोन के रूप में नहीं बांटेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो अपने पास ही रखेंगे। तो ये दोनों टूल्स हैं जो कि महंगाई को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि सीआरआर किसके पास रखा जाता है, तो सीआरआर में रिजर्व आ रहा है, इसलिए ये आरबीआई के पास रखा जाएगा। रिजर्व से आपको ध्यान रखना है, वैसे रिजर्व से इसका मतलब कोई नहीं है, इसलिए रिजर्व आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको आरबीआई के पास ये रखना पड़ता है कमर्शियल बैंकों को। एसएलआर आ रहा है, मतलब एसएलआर है तो ये कॉमर्शियल बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है। वैसे जो सीआरआर और एसएलआर की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, 3% से 15% तक, ना 15% से ज़्यादा होती है ना 3% से कम होती है, इसके बीच में फ्लैक्चुएट होती रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब ये सारे टूल्स मैं एक बार लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे
जब ये हमारे पास सारे टूल्स हैं, इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरलाइजेशन और जो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये भी होते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा फोकस इन पे करना है। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं वो भी ये इसका हिंदी में नाम है कि खुले बाजार की प्रतिक्रिया। इस पर एक पेपर तैयार करता है आरबीआई, और उसके तहत ये रखा जाता है कि तुम्हें इतना पैसा लोन के फॉर्म में जनता को बांटना है। एक फिक्स कर दिया जाता है, मतलब इसका मतलब यही होता है। अब हम ये देखते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, तो इनसे महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है। और एक और बात, जब ये सारे मैंने बताया कि आपको बैंक रेट लॉन्ग टाइम के लिए होता है और जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन जब केवल कभी कभी कमर्शियल बैंकों को एक दिन के लिए आवश्यकता पड़ जाती है लोन की, तो उसे हम पीएसएफ करते हैं, यानी कि उस पर जो ब्याज लगता है उसे हम पीएसएफ करते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप देखना, आपको कमेंट में बताना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसे पीएसएफ कहते हैं हम। अब आपको ये देखना है कि जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर, इनसे महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि हमारी महंगाई बढ़ती क्यों है, महंगाई क्यों बढ़ती है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है। आप ज़रा विचार कीजिए इस पर। भाई जब लोगों के पास तरलता जाती है, तरलता क्या है, ये पैसा, जब ये पैसा जाएगी, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी खरीदने की किसी भी वस्तु की, तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि पहले 10 रुपये में जो प्याज आती थी, अब वो प्याज 10 रुपये में थोड़ी नहीं देगा कोई दुकानदार, क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं जेब में, तो वो दुकानदार अपने आप प्याज का रेट बढ़ा देगा और उसे 20, 30, 50 कर देगा। तो महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा पहुंच जाते हैं, और इसी महंगाई को कंट्रोल करके आरबीआई बैंक रेट को भी बढ़ा देता है, रिवर्स रेट को भी बढ़ा देता है, सीआरआर, एसआरआर सबको बढ़ा देता है। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर महंगाई को कम करना है तो इन सारे टूल्स को बढ़ाना पड़ेगा। कौन से टूल्स, जो मैंने अभी सारे बताए हैं ऊपर, इन टूल्स को बढ़ाना पड़ेगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि महंगाई को आरबीआई, आप आरबीआई के गवर्नर है, ये समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप आरबीआई के गवर्नर है, आपको महंगाई को बढ़ाना है, ध्यान से सुनना, कम नहीं करना है, महंगाई को बढ़ाना है। आपको ये करना है कि जनता के पास पैसा ज्यादा आए, बैंक उन्हें ज्यादा लोन दे। तो ऐसी स्थिति में रेपो रेट के साथ क्या करेंगे, सोच समझ के जवाब देना, क्या करेंगे रेपो रेट के साथ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में लिखिए। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, रेपो रेट को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, या नन ऑफ दीज को कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपको आंसर देना है कि आप रेपो रेट को कम करेंगे, क्योंकि अगर आप जनता के पास अगर पैसा जाएगा ज़्यादा तो महंगाई उससे कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है कि अब महंगाई को कम करना है, महंगाई को कम करना है जनता से, तो आप ऐसे में क्या करेंगे उसके साथ, सोच के जवाब दीजिए। महंगाई को अगर कम करना है तो आप रेपो रेट को बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर महंगाई को कम करना है तो उसका नेगेटिव होगा कि आप रेपो रेट को बढ़ा देंगे, रिवर्स रेपो रेट को, सीआरआर को, सबको बढ़ा देंगे आप। लेकिन आपको महंगाई को ज़्यादा करना है तो आप इन सब चीज़ों को घटा देंगे, ताकि बैंक के पास ज़्यादा पैसा पहुँचे और वो जनता को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, और आरबीआई ऐसे ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करता है, इसी चैनल के नाम से आईडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, आपको कमेंट में ज़रूर आंसर बताना है। जय हिंद, बाय।